हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कैसे करनी है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए जो सबसे बेसिक कंडीशन हमने बताई थी वो क्या थी, ऑप्टिकल असिमेट्री। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होनी चाहिए, असिमेट्री होनी चाहिए। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होने चाहिए वो एब्सेंट होने चाहिए। किसी भी टाइप की कोई भी सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। हमने ये भी देखा था कि जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं तो हमें मिनिमम क्या चेक करना है, डिससिमेट्री चेक करनी है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर डिससिमेट्री कम से कम हो। और डिससिमेट्री चेक करने का मतलब ये था कि हम ये चेक करें कि मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो, ना ही कोई ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद हो। ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर ली। उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था वो था किरल कार्बन, कि किरल कार्बन के अंदर किस तरीके से अगर मॉलिक्यूल में एक किरल कार्बन होता है तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और अगर एक से ज़्यादा किरल कार्बन हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने दोनों केसेस को डिस्कशन किया है। जैसे कि हमने मीज़ो कंपाउंड्स देखे थे जिसके अंदर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा किरल कार्बन थे मगर वो स्टिल क्या पाए गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव पाए गए। तो किरल कार्बन होना एक बेसिक कंडीशन था, लेकिन सिर्फ किरल कार्बन होने की वजह से ही मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। मॉलिक्यूल के अंदर जो बेसिक बात थी वो क्या होती थी कि मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम डिससिमेट्री होना चाहिए या मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ऐसा है यानी किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल में नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या मौजूद है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद है। मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किसी ना किसी डायरेक्शन में ज़रूर रोटेट करेगा। सो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए जो किरल सेंटर के बारे में हमने डिस्कशन किया था, किरल सेंटर क्या हमेशा कार्बन ही होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं सिर्फ वही एक किरल सेंटर बन सकता है, या उसके अलावा दूसरे भी ऐसी एटम्स हैं या दूसरे भी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें मिल सकती है बिना किरल सेंटर या बिना किरल कार्बन के। किरल सेंटर तो होना पड़ेगा लेकिन किरल कार्बन नहीं हो, कार्बन अगर नहीं हो किरल तो भी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। मतलब क्या है इस चीज़ का, ये समझते हैं। तो हमने कुछ ऐसे केसेस आज डिस्कस करने हैं जिनके अंदर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किरल कार्बन बट स्टिल वी आर हैविंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो लेट अस गो टू द केसेस। सबसे पहली जो हमारी यहाँ पर कंडीशन है दैट इज अलीन। वी आर टॉकिंग अबाउट केस ऑफ अलीन्स। व्हाट आर अलीन्स? क्यूमुलेटेड डाइन्स। क्यूमुलेटेड डाइन्स मतलब एक के बाद एक डबल बॉन्ड लगे हुए हों, इनको हम क्यूमुलेटेड डाइन्स बोलते हैं। तो केस ऑफ अलीन के अंदर अगर बात करें तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई असिमेट्रिक कार्बन या किरल कार्बन नहीं है। हम ऑप्टिकल एक्टिविटी सिर्फ मॉलिक्यूल की असिमेट्री से चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल नॉन सिमेट्रिक हो। तो अगर मॉलिक्यूल नॉन सिमेट्रिक होगा तो मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़रूर आएगी। तो अलीन्स के अंदर किरल कार्बन तो नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। क्यूमुलेटेड डाइन्स के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं उसको चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिन अलीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऐसी अलीन्स हैं जिनके अंदर पाई बॉन्ड्स का नंबर इवन हो। इवन यानी 2 पाई बॉन्ड हो क्यूमुलेटेड या 4 पाई बॉन्ड हो क्यूमुलेटेड, इस तरीके से इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डाइन्स हो। तो जैसे अगर आप देखें यहाँ पर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C मैंने यहाँ दे रखा है ना। ये क्यों ये ऑप्टिकल एक्टिव हैं और क्यों इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है उसको समझते हैं। तो देखो जैसे यहाँ A लगा है, ये B लगा है, ये A लगा है और ये B लगा है। अब अगर ऐसे देखें तो ये इधर और इधर एक जैसा ही दिखता है, लेकिन बेसिकली ऐसा है नहीं। द थिंग इज द मॉलिक्यूल इज समथिंग लाइक दैट। एक डबल बॉन्ड तो इस तरीके से लगा हुआ है, उस पर ये A और B इस तरीके से लगे हुए हैं। Take my thumb as A and my small finger as B. Now this is the double bond. These 3 fingers are the double bond. This is a carbon, this is a double bond. Now again another carbon is attached to this carbon like this. तो ये एक डबल बॉन्ड हो गया और ये दूसरा डबल बॉन्ड हो गया। एंड यहाँ तो A और B ये थे लेकिन यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है, और अब A और B जो है मेरा वो कुछ इस प्लेन में आ गया है। आप देख सकते हैं प्लेन, this is your A, this is your A again A, and this is your B. So now the plane is different.
अब क्योंकि अगर ये प्लेन डिफरेंट है तो इसको मैं किसी भी तरीके से काटूँ, ऐसे काटूंगा तो ये तो इस प्लेन में है और ये इस प्लेन में है, तो ये अब सिमेट्रिक नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं मिलेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्योंकि जो बेसिक कंडीशन थी वो यही थी कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एटम्स और ग्रुप से लेना देना नहीं था, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और ये मॉलिक्यूल अब सिमेट्रिक नहीं है। तो आप अगर यहाँ देखें तो बेसिकली ये और ए और ये बी इस कार्बन पे कौन से प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। और अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो बेसिकली ये और ये बी कहाँ पर होगा, एक्स जेड प्लेन में होगा। तो प्लेन ही डिफरेंट है, ठीक है, दे आर इन द परपेंडिकुलर प्लेन्स, दैट इज वाई द मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिक। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी रखेगा। अगर इसके ऑर्बिटल डायग्राम को हम देखें तो ऑर्बिटल डायग्राम से हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, इसके बाय ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं टू फॉर्म पाई बॉन्ड, और ये कार्बन का जेड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। भाई अगर इसके वाई ने बना लिया इसके साथ ओवरलैपिंग, तो अब इसका वाई दोबारा इसके वाई के साथ तो ओवरलैप नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसका Z जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और इसीलिए ये क्या हो गया, बेसिकली इस फॉर्मेशन में आ गया, ठीक है। अब ये A और ये B XY प्लेन में आ गया, और ये A और ये B किधर चला गया, ZX प्लेन में चला गया। तो जब भी कभी अलीन्स के अंदर हमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मिल रहे हैं, तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के अंदर आपके जो साइड के A और B एटम्स हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी व्हाट, नॉन सिमेट्रिक, प्रोवाइडेड, कंडीशन यहाँ भी है, ये A और ये B आपस में सेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये A रखा और ये भी A रख दिया तो फिर भाई ये XY प्लेन में ही मॉलिक्यूल को काट देने से क्या होगा, वो सिमेट्रिक आ जाएगा। तो ये A और B आपस में डिफरेंट होना चाहिए, ये A और B आपस में डिफरेंट होना चाहिए। ये और ये सेम हो तो चल जाएगा, ये और ये सेम हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये और ये आपस में सेम नहीं हो सकते। और सेकेंड कंडीशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन होने होंगे। अगर अलीन्स हैं तो पाई बॉन्ड्स का नंबर इवन होना होगा, तभी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक रहेगा, नॉन सिमेट्रिक रहेगा। अगर यहीं पर अलीन्स के अंदर मैंने इवन की जगह ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ले लिए, से अगला जो मेरा केस है वो क्या है, अलीन विद ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस हो जाएगा, मॉलिक्यूल अब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। कारण क्योंकि अब मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी। अब मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली प्लेन में आ जाएगा एक मॉलिक्यूल, और प्लेन में आते ही मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। देखो देखते हैं यहाँ पर अब ये A और ये B भी किस में होंगे, ZX प्लेन में, और ये B भी किस में होंगे, ZX प्लेन में। तो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है तो मैं बीच से काट दूँ मॉलिक्यूल को, कैसा नजर आएगा, सिमेट्रिक नजर आएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऑर्बिटल डायग्राम से देखते हैं, देखिए दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड के अंदर Y और Y ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुई, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के अंदर सेकंड वाले कार्बन की Y ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड में ऑलरेडी यूज हो गई, तो जब सेकंड थर्ड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो उस कंडीशन में उसकी Z ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। तो अब ये Z और Z ओवरलैप कर गए, और क्योंकि अब ऑलरेडी थर्ड कार्बन का Z यूज हो चुका है, तो जब वो फोर्थ कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा तो इसका फिर से Y ऑर्बिटल्स ही ओवरलैपिंग में यूज होगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड सेम प्लेन में बना है, और इसी वजह से ये A और ये B भी क्या जाएंगे, सेम प्लेन में जाएंगे। और इसी कारण से अब अगर मॉलिक्यूल को मैं ऐसे काट दूंगा तो ये दोनों पार्ट कैसे नजर आएंगे, एक जैसे नजर आएंगे, और इसी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हो, या आप इस पाई बॉन्ड के प्लेन में भी काट सकते हो, तो भी मॉलिक्यूल क्या आएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस प्लेन में काटने से क्या है, सिर्फ यहाँ B नीचे है और A ऊपर है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री नजर आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम बेसिकली मॉलिक्यूल को इस तरीके से काटेंगे, ऐसे काटने से मॉलिक्यूल में दोनों तरफ सेम पार्ट आ रहे हैं, और इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक प्लेन मिल गया जिसके अंदर अगर मॉलिक्यूल क्या है, दो इक्वल हाफ्स में कट गया, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्पाइरेंस, अगला जो हमारा केस है वो स्पाइरेंस का है। अच्छा ध्यान रखें, अलीन्स में
इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, अगर ये ए और ये बी डिफरेंट है तो, ये ए और ये बी डिफरेंट है तो, और अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो ये डिफरेंट होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा, ये हम ध्यान रखेंगे। इवन तो ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर आपका ऑड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, क्लियर है। स्पाइरेंस के अंदर आ जाते हैं। अब ये स्पाइरेंस हो, आपके एल्काडाइंस हो, आपके अलीन्स हो, ये सब एक ही फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखिए स्पाइरेंस में भी क्या होगा, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स आएंगी, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स आएंगी, एक रिंग दो रिंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ए और ये बी और ये ए और ये बी सिमिलर रीजंस की वजह से, सेम रीजन, यही वाला रीजन, ओ ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग में यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट हो गए, तो ये ए बी तो एक्स वाई प्लेन में चला जाएगा और ये ए बी क्या हो जाएगा, जेड एक्स प्लेन में। तो अगर कभी भी इवन नंबर ऑफ रिंग्स आ रही हैं, एक रिंग एक डबल बॉन्ड, टोटल मिला के 2 हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये जो होगा एक्स वाई प्लेन में और ये वाले ए बी किधर जाएंगे, जेड एक्स प्लेन में। तो अगेन दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये मॉलिक्यूल मैंने कैसा मेंशन कर दिया है, ऑप्टिकली एक्टिव, ओ ए से रिप्रेजेंट किया है ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अब ये मॉलिक्यूल कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर, एक रिंग दो रिंग, ये वाली रिंग अगर आपकी एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड एक्स प्लेन में है, तो ये ए बी ऑटोमेटिकली एक्स वाई प्लेन में आएगा और ये ए बी किस में चला जाएगा, जेड एक्स प्लेन में चला जाएगा, और अल्टीमेटली क्योंकि प्लेन ही डिफरेंट हो गया तो अगेन फॉर द सेम रीजन ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अगेन अगर ऑड रिंग्स आ गई तो वही सेम हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में रिंग है, जेड एक्स प्लेन में रिंग है, फिर से एक्स वाई प्लेन में रिंग आ गई और ये ए बी किस में जाएगा, जेड एक्स में जाएगा, तो ये ए बी भी किस में जाएगा, जेड एक्स में जाएगा, और अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल फिर से क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो अगेन हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिविटी आ गई है, मॉलिक्यूल अब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर स्पाइरेंस का भी केस है और अगर हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो तो अगेन हमें क्या चाहिए, इवन नंबर ऑफ रिंग्स चाहिए। अगर रिंग्स इवन है और ये ए बी और ये ए बी आपस में डिफरेंट है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर ये क्या हुआ, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स का केस हुआ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आप एक और चीज ध्यान रखेंगे, स्पाइरेन किसे कहते हैं, दो रिंग्स जब एक कार्बन के अराउंड फ्यूज होती है तो उसे स्पाइरेन कहते हैं। दो रिंग हो, तीन रिंग हो, पांच रिंग हो, लेकिन उनकी जो फ्यूज होगी वो बेसिकली क्या होंगी, एक कार्बन के अराउंड ही फ्यूज होंगी। तो हमेशा कोई दो रिंग एक कार्बन के अराउंड फ्यूज होंगी और वो क्या कहलाएंगे, स्पाइरेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा नंबर ऑड रहा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इवन रहा तो ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट इज केस ऑफ साइक्लोअल्काडाइन। अगेन साइक्लोअल्काडाइन में वही बात आ गया, देखो एक रिंग एक डबल बॉन्ड, अगर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है तो ये रिंग अगर एक्स वाई प्लेन में है तो पाई बॉन्ड जेड एक्स प्लेन में बनेगा और ये ए बी ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, एक्स वाई प्लेन में चला जाएगा, और अगेन ये ए बी किस में होगा, जेड एक्स प्लेन में होगा। तो अगेन ये क्या हो गया, वही वाला केस हो गया, और इस कंडीशन में ये क्या होगा, फिर से ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर अब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिंग प्लस डबल बॉन्ड का नंबर ऑड हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें कभी भी ऑड नंबर ऑफ रिंग और डबल बॉन्ड का नंबर हो तो आप क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे एक केस देखिए, रिंग डबल बॉन्ड रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो पाई बॉन्ड जेड एक्स में होगा, ये एक्स वाई में होगा, तो ये ए बी और ए बी किस में आ जाएंगे, फिर से जेड एक्स प्लेन में आ जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल अब क्या है, बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बहुत स्ट्रेन्ड रिंग होगी ये, अगर ये मॉलिक्यूल बन भी गया ना तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्ड होगा, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेन से मतलब नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ऐसी कंडीशन में या नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ऑड नंबर आ गया रिंग प्लस डबल बॉन्ड का। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, ऑड इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग्स, ये सारे केस क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे मॉलिक्यूल को, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव बनाएंगे मॉलिक्यूल को। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हुए, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हुई, या ऑड नंबर ऑफ रिंग प्लस डबल बॉन्ड हुए, तो ये मॉलिक्यूल को क्या बना देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देंगे। इनमें से किसी भी केस में मॉलिक्यूल के अंदर
चिरल कार्बन नहीं था, असिमेट्रिक कार्बन नहीं था, स्टिल द मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट इज केस ऑफ ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल्स। ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल्स का जो केस है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी दो रिंग्स लगी हुई हैं, दो बेंजीन रिंग्स हैं जिनके ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं, हमको पता है, ठीक है ना। दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। रिंग जिस पोजीशन से किसी सब्स्टिट्यूएंट से कनेक्ट हो गई उसके पास वाली पोजीशंस ऑर्थो, ऑल्टरनेट पोजीशंस मेटा और ऑपोजिट पोजीशन क्या हो गई, पैरा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब ये जो दो रिंग हैं ये भी बिल्कुल ऐसे ही लगी हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये जो ऑर्थो ऑर्थो ग्रुप्स हैं ये बेसिकली वैन वॉल रिपल्शन क्रिएट करते हैं। दिस मॉलिक्यूल, these groups because of their size will create a repulsion in the molecule। और ये जो मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन होगा ये क्या करेगा, बेसिकली मॉलिक्यूल को टर्न करवा देगा इस तरीके से। तो एक बेंजीन रिंग जो होगी वो क्या करेगी, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के अराउंड टर्न हो जाएगी। अब टर्न हो जाने की वजह से ये दो AB अलग ग्रुप में है और ये दो AB अलग प्लेन में है। दोनों AB क्या हो गए, दिस AB एंड दिस AB, दिस AB इज इन डिफरेंट प्लेन, दिस AB इज इन डिफरेंट प्लेन। और अब ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसे हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रहे इस तरीके से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है तो ये रिंग जो होगी इस तरीके से घूम जाएगी। अब ये AB डिफरेंट प्लेन में है और ये AB डिफरेंट प्लेन में है और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इन दोनों फॉर्म्स को हम एट्रोप आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ATROP आइसोमर्स की डेफिनेशन आपको पता है। एट्रोप आइसोमर्स भी इन दोनों फॉर्म्स को कहा जाता है आपस में, ठीक है। दैट्स इट इन द केस ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चाहिए विदाउट असिमेट्रिक कार्बन, तो ये चार केसेस है जिनमें असिमेट्रिक कार्बन नहीं है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिविटी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, ऑप्टिकली एक्टिव है मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ये भी किरल सेंटर्स बन सकते हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में चेक करेंगे। That's it.